A very warm welcome to all of you to Self Selection Board of One Step Towards Uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और भैया आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एडजेक्टिव चैप्टर। भाई आसान सिंपल सा प्यारा सा चैप्टर है, बट भैया इसमें कई ऐसी बातें हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं बट आपको नहीं पता। जैसे मैं आपको जादू बताऊंगा अभी, समझो मेरी बात। पहले मैं एक बात बताऊं कि एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं था ब्यूटीफुल गर्ल, क्या कहा मैंने नहीं जान? ब्यूटीफुल गर्ल। तो गर्ल ब्यूटीफुल है और उस गर्ल की खास बात क्या है? ब्यूटीफुल है। तो हमें बचपन से यही बताया गया था कि जो जिसकी खास बात होती है वो एडजेक्टिव होता है। बात तो सब सही है, ये बात तो मुझे बताई गई थी। अभी अगर तुमने बचपन में ध्यान से बात सुनी थी और अभी भी तुमने सुन ली है मेरी बात, तो एक बात नोटिस की तुमने कि भैया ब्यूटीफुल के बाद क्या आ रहा है? नाउन। इसका मतलब अगर तुम्हें एडजेक्टिव कभी पता लगाना हो कि कौन सा एडजेक्टिव है, तो पहले चेक करो नाउन, और नाउन से पहले कोई जो चीज आ रही होगी वो होगी एडजेक्टिव। अब ये तो बड़ा आसान था कि भाई गर्ल ब्यूटीफुल है तो गर्ल की खास बात क्या है? ब्यूटीफुल। पर कई बार ऐसा होता है नहीं पता लगता। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आई नीड अ न्यू कार। अब किसी भी एक आम आदमी बच्चे को उसको शायद ना समझ में आए कि कार की खास बात है कि वो न्यू है। बात समझ में आ रही है? उसे गाड़ी जो चाहिए वो न्यू चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि नाउन से पहले अगर कोई चीज आ रही है और तुम्हें वो समझ नहीं आ रही कि वो क्या है, कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो हमेशा ध्यान रखो वो हमेशा एडजेक्टिव है। नाउन से पहले हमेशा क्या आता है? एडजेक्टिव। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक और देखो, स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, स्टूडेंट फेवरेट है। नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए जरा, ये चीज और टफ हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैनी और मच। कभी सोचा यार ये है क्या चीज यार? मैनी मच होता क्या है यार? मतलब नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, क्या होता है ये? भाई ये होते हैं एडजेक्टिव। और इसे कैसे पता लगाया मैंने? देखो, पीपल क्या है? कॉमन नाउन। टाइम क्या है? कॉमन नाउन। नाउन है ना सिंपल भाषा में। हाँ, नाउन से पहले आने वाली चीज को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है। इतना सिंपल था, पकड़ना। आपके एग्जाम में एक टेस्ट आता है पार्ट ऑफ स्पीच, पता है आपको? नहीं पता होगा, आप मासूम आदमी हो, है ना। और मासूम से ज्यादा भी आपने पीवाई की उठा के नहीं देखे, देखे होते तो जिंदगी बदली होती। कोई बात नहीं, हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। चलो भैया, हम क्या बताना चाहते हैं, बताते बताते भूल गया मैं। हाँ, कि पार्ट ऑफ स्पीच में आपके पास चार ऑप्शन देते हैं कि ए बी सी डी, इनमें से नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, क्या है ये? तो भाई ध्यान रखना कि नाउन से पहले आने वाली हर चीज एडजेक्टिव होती है, ठीक है। अब कई लोग वीडियो को पॉज करके ना कोई सेंटेंस लिखने की कोशिश करोगे। 2 मिनट रुक जाओ भैया, वीडियो को पॉज मत करो, मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हारी बातें करेंगे, ठीक है ना। चलो, अब जैसे स्टूडेंट्स है, नंबर्स के लिए भी बहुत ध्यान रखना। अगर इसी नाउन से पहले अगर नंबर आ रहा है, अगर इसी नाउन से पहले नंबर आ रहा है, तो हम उसे एडजेक्टिव की तरह लेते हैं। क्यों? वैसे तो आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद है, कि हमने जब पहले नाउन की वीडियो में पढ़ा था, तो हमने नंबर को भी नाउन ही बोला था, नंबर को भी नाउन ही बोला था। बट हमेशा ध्यान रखना कि नाउन से पहले अगर नंबर आता है, क्या कह रहा हूं, नाउन से पहले नंबर आता है, तो हम उसे एडजेक्टिव की तरह लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी खास बात बता रहा है। रूल की खास बात क्या? वो 10th है। स्टूडेंट की खास बात क्या है? कि वो 5 है। आई को मेरी बात समझ में आ गई होगी। हाँ, ये बात तुम्हें समझ में आ गई। थोड़ा और डीप पे चलते हैं। अब आपको याद हो, दिस, दीज, ये सब हमने नाउन के, सॉरी, प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़े थे। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ सर, पढ़े थे, पढ़े थे। और ये तो प्रोनाउन है, मुझे गारंटी है सर आपने प्रोनाउन पढ़ाया था, मुझे याद है। वेरी गुड भाई, ध्यान से सोचो जरा। ये एक तरह से पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है ये? पजेसिव प्रोनाउन। माई बाई भी एक तरह से पजेसिव प्रोनाउन में काउंट होती है। अच्छा एक सेकेंड, भावना में ज्यादा फैल गया मैं, एक बार क्लियर कर दो। इसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये माई, वाइफ, योर इमेजिनेशन, देयर हाउस, इन सबको हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। बट एग्जाम में कभी भी ऑप्शन में पजेसिव प्रोनाउन वो देगा ही नहीं। क्या बोला वो? ऑप्शन में पजेसिव प्रोनाउन देगा, इनकी ये तो 8वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा। वो पता है क्या देगा हरामी? ऑप्शन में दिस को कर देगा अंडरलाइन, हैगा एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, या नाउन है। आप कहोगे ये तो प्रोनाउन है, आप क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, ध्यान से सोचो, मेरी बात ध्यान समझो। कार क्या है? नाउन है। और नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। कार की खास बात भी क्या है? वो दिस की है, ठीक है ना। स्टूडेंट कौन से हैं? वो हैं, क्लियर है। तो ये एक्चुअल में खास बात बता रहे हैं। तो बात ध्यान समझना कि यहाँ पर ये वाले चीजें एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर ये काम कर रहे हैं मेरे लाल।
बात समझ में आ गए। और इसमें खाली दिस और दीज नहीं है, दैट और दोज भी आते हैं, बात ध्यान रखें। तो ध्यान, जैसे अगर ये बात बताओ, दिस इज अ कार, यहां पर आप इसे प्रॉपर प्रोनाउन कह सकते हो, क्लियर है, बात ध्यान समझो। पर जैसे ही मैंने दिस के साथ लिखा दिया दिस कार इज माइन, तो कार की खास बात है कि वो दिस, आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये एक सिंपल सी बात है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखो कि अगर सिंपल सी बात है, आपको अगर थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा हो कि अगर प्रोनाउन लिखा हुआ है, प्रोनाउन कह रहा हूँ, नाउन लिखा हुआ है और नाउन से पहले कोई चीज आ रही है, तो हम उसे ट्रीट कैसे करते हैं, हम एडजेक्टिव कह रहे हैं। ये देखो, वाइफ किसकी है, मेरी है। इमेजिनेशन किसकी है, तुम्हारी है। हाउस किसका है, उनका है, ठीक है ना। तो ये खास बात है, हाउस की खास बात क्या है, उनका है। इमेजिनेशन की खास बात क्या है, तेरी है। वाइफ की खास बात क्या है, मेरी है। क्लियर है, यहां तक की बात समझ में आ गई। ओके, थोड़ा और डीप में चलते हैं ना। देखो भैया, कहानी में ऐसा रोमांचक मोड़ आ चुका है कि ये तुम क्लास 8 7 में पढ़ चुके हो, और अगर तुम्हें ये अब भी नहीं आता, इसका मतलब है तुमने पढ़ाई नहीं की। पर कोई बात, मैं तुम्हें जरूर सो रहा हूँ। देखो, हमारे पास 3 टाइप के ना एडजेक्टिव के सेंटेंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव, एक होता है सुपरलेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे मैं एक इंटेलिजेंट लड़का हूँ, मैं एक अच्छा टीचर हूँ, क्लियर है, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव। जैसे जुपिटर इज अ लार्ज प्लेनेट, जुपिटर एक बहुत बड़ा प्लेनेट है, ठीक है। कंपैरेटिव में क्या होता है, दो का कंपैरिजन होता है। जैसे मैं इंटेलिजेंट हूँ राम से, मैं अच्छा टीचर हूँ खान सर से। वो यहाँ पर क्या हूँ, मैं दो लोगों का कंपैरिजन कर रहा हूँ। अब बात करते हैं सुपरलेटिव की। सुपरलेटिव में क्या होता है कि यहाँ पर आप कहते हो मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं यूट्यूब का सबसे अच्छा टीचर हूँ, क्लियर है, मैं अपनी क्लास में सबसे अच्छा हूँ पढ़ाई में। तो जब आप सब का कंपैरिजन करने लगते हो, तो हम क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। बट अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, स्क्रीन नजर पे हो, तो नोटिस भी एक बात क्या करा होगा कि पॉजिटिव डिग्री में ये जो एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना, वो बड़ा ही सिंपल होता है। जैसे कि लार्ज, गुड, सिंपल, इसमें कुछ ऐसी कुछ आगे पीछे कुछ लगा नहीं होता। पर जैसे ही आप कंपैरेटिव डिग्री में आते हो, तो उसमें देखो ई आर लग जाता है, लार्जर। लार्ज एक वर्ड था, क्या कह रहा हूं मैं, लार्ज एक वर्ड था, उसका चेंज किस में कर दिया, लार्जर। सुपरलेटिव डिग्री में लग जाता है ई एस टी। हाँ सर, नोटिस कर लिया। पर मेरे अंधो, मेरे अंधे भाई बहनों, एक बात और नोटिस की तुमने क्या, जब मैंने लार्जर लगाया तो मैंने उसके आगे देन भी लगाया, और जब मैंने लार्जेस्ट लगाया तो उसके आगे दा भी लगाया है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर है, हाँ सर। मैं, आपने मेरी आंखें खोल दी, ठीक है ना। अब आप कोई भी बुक उठाना, रानी मैन की उठाना, पैरामाउंट उठाना, एसपी बख्शी उठाना, कोई भी किताब उठाना, और उसमें चेक करना सारे एडजेक्टिव, क्योंकि कुछ एडजेक्टिव के रूप अलग होते हैं। जैसे मैं बात करूं, गुड को हम बेटर कहते हैं, और बेटर को हम बेस्ट कहते हैं। तो एडजेक्टिव के कई रूप होते हैं। तो कुछ ऐसे रूप जिसमें ई आर डायरेक्टली ना लग रहा हो, या ई एस टी डायरेक्टली ना लग रहा हो, वो आपको याद करने हैं, ठीक है ना। वो आपको किसी भी ग्रामर की किताब में मिल जाएंगे, वहां से आपको याद करना है, ठीक है। आपकी जो 9 10 की किताब होगी, अगर वो भी आपके पास ग्रामर की पढ़ी, तो वहां से भी आप याद कर सकते हो मेरी जाने मन, ठीक है। चलो, अब देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ये जो ऊपर का मैंने पढ़ा है तो बहुत आसान था, ये तो मतलब कोई भी कर देगा, कोई भी, इक्कू पुक्की टिक्की पुक्की कोई भी कर देगा, ठीक है। पर आपको जो समझना है वो ये समझना है कि यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ये कह रहे हैं, जब भी हम आएंगे तो हम दो का कंपैरिजन करेंगे। किसका, दो का कंपैरिजन करेंगे। और हम कभी भी देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई प्रिफर, चेक करो ये वर्ड यहाँ पर है क्या, हाँ सर, ये आई प्रिफर कॉफी टू टी, बिल्कुल, मैं कॉफी प्रेफर करता हूँ चाय की जगह। यहाँ पर कई लोग जो अंग्रेजी में थोड़े कमजोर होते हैं, वो देन लिखते हैं, आई प्रेफर कॉफी देन अ टी। तेरा जवाब, ठीक है ना। आपको लिखना क्या है, टू लिखना है। क्या लिखना है मेरे जाने मन, टू लिखना है, क्लियर है, यस सर। ओके, ही इज सीनियर टू मी, दिस प्रोडक्ट इज सुपीरियर टू योर्स। इसको हम क्या कहते हैं मेरी जाने मन, इसको हम कहते हैं कि टू का रूल है। ये इसका रूल है टू का। वो ये कह रहा है कि मुझ जैसे अगर वर्ड्स आपको कहीं दिखे, कोई भी वर्ड दिखे, तो आपको टू का इस्तेमाल करना है। मैंने आपके लिए टेस्ट भी बना दिया, ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है ना। टेस्ट भी बना दिया, टेलीग्राम पे टेस्ट पड़ा है, वो टेस्ट आपको देना है और आपको एडजेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े।
ये देखो, मोर वाइज मोर फास्ट, मोर वाइज मोर फास्ट, ये क्या है सर? सर ये गलत दिखा है, आपकी अंग्रेजी बड़ी कमजोर है। यहाँ पर आना चाहिए वाइजर। ध्यान से देखो। और फास्ट का क्या होता है? फास्टर। यार पर मेरी अंग्रेजी ठीक है, तुम्हारी कमजोर है। सर ऐसा मत बोला करो, मतलब ऐसे ऐसे तुम्हें इतना रूड कौन बोलता है कमजोर। मैं समझाता हूँ। जब आप खुद का कंपैरिजन खुद से कर रहे हो तो आप क्या कहते हो कि मैं मोर वर्ड का इस्तेमाल करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, यार मैं होशियार को हूं बट मैं चालाक ज्यादा हूं। ठीक है ना? ऐसे आप कहो पीटर इज बाई मोर वाइजर देन इंटेलिजेंट। ठीक है ना? वो समझदार ज्यादा है बजाय इंटेलिजेंट के। या मैं कहूं शुभम इज मोर क्लेवर देन अ गुड मैन। वो एक चालाक आदमी ज्यादा है एक अच्छे आदमी से। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप खुद का कंपैरिजन तो खुद से कर रहे हो, देख किसी का कंपैरिजन उसी चीज से कर रहे हो, तो भैया आप किसका इस्तेमाल करते हो? मोर वर्ड का इस्तेमाल करते हो। वहां पर ऐसे नहीं होता वाइजर, फास्टर, ठीक है, लार्जर, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर कट जाएगा, आर ई आर कट जाएगा, और क्या लग जाएगा मेरी जान? मोर वर्ड लग जाएगा। इसमें जब एक का कंपैरिजन एक से ही करते हैं, जैसे ये कार फास्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू महंगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ये ऐसी। अब कई बार क्या होता है जब आप किसी को कह रहे हो कि तू उसकी तरह है, कंपेयर भी कर रहे हो और तू उसकी तरह है, तो हम यूज करते हैं एज। जैसे उसकी माँ भी पागल और वो भी पागल। ठीक है? वो अपनी माँ की तरह ही पागल है। ठीक है? वो अपने बाप की तरह होशियार है। ठीक है ना? तो ऐसे वर्ड्स के लिए हम यूज करते हैं एज। जैसे ही इज एज स्ट्रिक्ट एज हर मदर। वो उतना ही स्ट्रिक्ट है जितनी उसकी माँ है। शी इज एज टॉल। वो उतनी ही टॉल है जितना उसका बाप है। आई होप मेरी बात समझ में आई। क्लियर है? चलो यहाँ तक की बात अगर समझ में आ गई है तो हम जरा आगे चलते हैं ना। अच्छा आपको एक बात बताऊं, मैं दिल की बात बता रहा हूँ। मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, फिर वीडियो ही डिलीट हो गई। खतरनाक। मेरी जिंदगी में जो जितना सुख है ना, एक सेकंड में छिन जाता है कभी कभार। और मुझे ऐसा लगता है काश ये अपने आप रिकॉर्ड हो जाती, अपने आप अपलोड हो जाती, मुझे कुछ नहीं करना पाई। आलस की भी एक हद होती। चलो अब देखो एक चीज और है जो मेरे हिसाब से एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है। अच्छा एक मतलब मैं स्लाइड देख लूंगा इतनी बची है जरा। एक स्लाइड है, दो, एक क्वेश्चन कराना है। ओके, ऑर्डर ऑफ एग्जेक्टिव भी कराना है। क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन कराने हैं, 2 स्लाइड्स कराने हैं, बस नहीं देख लूंगा। एक्चुअली क्या होता है ना, टाइम का वो छोटा है। और ये क्लॉक है, ये पता है आपको देखने लगी, ये क्लॉक है। इस क्लॉक की एक खास बात है कि ये इस तरह से लगती है, और ये एक तरह का मेरा टाइमर है। ठीक है? तो ये मैं क्लॉक का बहुत इस्तेमाल करता हूँ। इससे मुझे पता लगता है मैंने कितना समय कहाँ खर्च किया। और इसमें एक छोटी सी घंटी बजती है बिना बैटरी के। इसका लिंक कमेंट सेक्शन में आगे वीडियो में बता दूंगा कि ये कैसे काम करती है, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है ना? तो मुझे टाइम चेक करना पड़ता है। चलो हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, मैं वाला टॉपिक करा था। देखो कन्वर्जन ऑफ डिग्री। कन्वर्जन ऑफ डिग्री क्या होता है? सुपरलेटिव से लेके कंपैरेटिव, सुपरलेटिव से लेके पॉजिटिव। सर मैं समझ गया क्या कहता रहता हूँ सर, आसान भाषा में समझाओ। मैं बताता हूँ। देखो आपकी अगर मैं बात करूं, मैं कहूं कि राहुल सबसे होशियार बच्चा है, तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी? राहुल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। बट अगर मान लो मैं इसी बात को दूसरी भाषा में कहना चाहूं तो भी मैं कह सकता हूं, जैसे राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। तो भी मैं क्या कह रहा हूं, पूरी क्लास में सबसे होशियार कौन है? राहुल है। बट इसमें मैंने 2 चीजों का इस्तेमाल किया। एक तो मैंने इस्तेमाल किया मोर का, बिल्कुल सही है। और उसके बाद इस्तेमाल किया देन एनी अदर। अगर आप इन दोनों का इस्तेमाल करते हो तो भी ये सेंटेंस सही हो जाता है। अगर मान लीजिए आप कहते हो कि नहीं एक और तरीका बताइए इस सेंटेंस को लिखने का, तो आपको क्या लिखना है? सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगाओ नो अदर स्टूडेंट ऑफ माई क्लासेस एज इंटेलिजेंट एज राहुल। मेरी क्लास में कोई और स्टूडेंट नहीं है ऐसा जो इतना होशियार हो जितना कि राहुल। ठीक है ना? तो आप जरा ध्यान से देखो जरा, ये था मेरी जान सुपरलेटिव डिग्री। ये क्या था? सुपरलेटिव डिग्री। तो इसको मैंने बना दिया कंपैरेटिव डिग्री मोर लगाकर, और इसमें इंटेलिजेंट वर्ड का ही खाली इस्तेमाल किया और एज का इस्तेमाल किया है यूजिंग पॉजिटिव। सेम वे मैंने आपके लिए बनाया है हार्डेस्ट रूल।
एनी अदर रूल एज हार्ड एज ये ना। तो आप जरा एक बार पढ़ के देखो, वीडियो को पॉज मारो और आपको समझ में आएगा। करा क्या था मैंने, सिंपल, यहाँ पर एनी अदर का इस्तेमाल किया और यहाँ पर एज का इस्तेमाल किया और नो अदर का इस्तेमाल। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। जी सर। ओके, आगे बढ़ता है। ओके, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन ये कहता है, द टीम despite dash best effort was unable to secure the championship title, which disappointed the entire school community. The team, despite dash effort, their effort, its effort, क्या क्वेश्चन है ये आपके लिए। आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर आएगा देयर। क्या आंसर आएगा, देयर। ठीक है, और देयर यहाँ पर क्या हुआ, एग्जेक्टिव हुआ। क्या हुआ मेरी जाने मन, देयर यहाँ पर एग्जेक्टिव हुआ। ठीक है ना। नाउ अब एक सवाल और आना चाहिए आपके मन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अगर यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आया, मेरी बात ध्यान सुनो मेरे बच्चे, सुपरलेटिव डिग्री आया है तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे तो हम दा पढ़ते हैं। ध्यान सुनो मेरी बात में क्या कह रहा हूँ, सुपरलेटिव डिग्री के आगे तो हम दा पढ़ते हैं कि दा तो आता ही है, पर यहाँ पर दा नहीं आया, यहाँ पर क्या आया, देयर आया। तो ऐसा क्यों, देयर ही आया, दा क्यों नहीं आया? ऑप्शन में बात देना, फिर समझते हैं ऐसा क्यों होता है। अब देखो, दा ना आने का कारण ये है कि दा जो है एक तरह का आर्टिकल है, ए एन दा एक आर्टिकल है, ना कि प्रोनाउन। और वहां पर जो जरूरत थी वो थी दा की, सॉरी देयर की, गलत बोल गया मैं, वहां पर देयर की जरूरत थी। ठीक है ना। और यहाँ पर जो दा का काम कर दिया था ना, जो दा का काम करा है वो यहाँ पर ही हो गया। ठीक है ना। और इससे समझ में आ रहा है कि वो ही एक टीम है जो जीती है। बात समझ में आ रही है। The team, despite their best effort, was unable to secure championship and was disappointed the entire school community. ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पॉजेसिव केस वाले केस में देयर के इस्तेमाल को आप ध्यान देंगे, ना कि दा के केस में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे जाने मन, अगर नहीं समझ में आया तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है, ध्यान सुनो। पॉजेसिव प्रोनाउन की वहां पर रिक्वायर्ड थी। ठीक है ना। ओके, यहाँ पर वो ऐसे नहीं कह रहा है द टीम इज द बेस्ट, वो ये नहीं कह रहा है टीम इज द बेस्ट, ऐसे नहीं कह रहा। वो सबसे कंपेयर नहीं कर रहा, वो उसने अपने खाली एफर्ट के बारे में बात की है कि मेरे जो एफर्ट थे वो बेस्ट थे। किससे बेस्ट थे, राम से बेस्ट थे, श्याम से बेस्ट थे, इंडियन टीम से बेस्ट थे, अफगानिस्तान टीम से बेस्ट थे। उसने ऐसा कंपेयर नहीं करा, उसने कहा खुद से ही बेस्ट थे। और खुद से बेस्ट थे तो उसने इसलिए पॉजेसिव केस का इस्तेमाल करा अपने एफर्ट को बताने के लिए, इसलिए यहाँ पर देयर आ गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। ठीक है, बहुत ध्यान रखना है इस बात को। ठीक, और याद रखना है इस बात को कि ये पॉजेसिव केस वाला एग्जांपल अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक, और अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इस टीम के आगे दाग क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही टीम के एफर्ट की बात कर रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर टीम है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी है, कौन सी वाली, आर्टिकल वाली, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उसमें बताया कि जब कोई चीज डिफाइन होती है और हम किसी को पॉइंट आउट करके बात कर रहे होते हैं तो हम दाग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़े। अब आता है ऑर्डरिंग ऑफ एडजेक्टिव। ऑर्डरिंग ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, किसी चीज की तारीफ करने के लिए एक एडजेक्टिव नहीं लगता, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव लगते हैं, और जिसके लिए हमें एक सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता। जैसे यहां पर है, रीअरेंज द वर्ड टू क्रिएट अ सेंटेंस विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। रेड, द, कार, शाइन, न्यू, शाइनी, फास्ट। इसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करो, वही कह रहा है इसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करो। तो देखो, फास्ट एक एडजेक्टिव है, शाइनी भी एक एडजेक्टिव है, न्यू भी एक एडजेक्टिव है, रेड भी एक एडजेक्टिव। नाउ इसे हमने लिखेंगे हम फास्ट, द फास्ट, शाइनी, न्यू, रेड, कार, इसमें ऐसे लिखेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे, सबसे पहले ना एक सीक्वेंस बनी हुई है कि जब भी हमें करना हो तो पहले हम ओपिनियन, वो कैसी है, धीरी है, स्लो है, पहले हम ये लिखते हैं, फिर उसका साइज, ठीक है, फिर उसकी उम्र, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन। तो हम कभी किसी चीज की ज्यादा तारीफ करने के लिए आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो हम इन्हीं सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी देखिए ओपिनियन, ठीक है, यहाँ पर है ओल्ड ब्लैक कार्ड स्मॉल स्लीपी। ठीक है, तो पहला ओपिनियन क्या है कि वो स्लीपी है, द स्लीपी। फिर हमारे पास आ गया साइज, साइज आ गया, ठीक है, फिर उसकी उम्र, उम्र आ गया, ठीक है ना, फिर उसकी एज, एज तो हुई गया, कलर। अब देखो इस वाले केस में ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आया तो रोद हो गया आपको। देखो ओपिनियन यहाँ पर है, साइज यहाँ पर है,
एज यहाँ पर है, पर देखो शेप यहाँ पर मिसिंग है। हो सकती है कोई एक एडजेक्टिव मिसिंग हो सकता है, दूसरा देखो कलर यहाँ पर है, तो जो एडजेक्टिव मिसिंग है उसे छोड़ दो, बाकी सारे के सारे एडजेक्टिव इसी सीक्वेंस में लिखे जाएंगे। क्लियर है? एक और देखो जरा, बुक थिक इंटरेस्टिंग द ग्रीन, अरेंज करके बताओ। ठीक है ना, ये ना एसएससी में आता है, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, इसलिए बहुत ध्यान सुनना। ठीक है, सबसे पहले आएगा इंटरेस्टिंग। ओपिनियन कैसी है कि वो बोरिंग है, अच्छी है, कैसी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उसके बाद पतली है, मोटी है, उसके साइज की बात कर रहे हैं हम। देखो ओपिनियन के बाद साइज की बात, तो ठीक है। कलर कौन सा है? ग्रीन। अब देखो इसमें ना तो एज आया ना शेप आया, ये दोनों ही गायब हो गए, हो जान दो। आई होप मेरी बात क्लियर है। तो मल्टीपल एडजेक्टिव का हम ऐसे देखते हैं। अंदर यहाँ पर देखो, द हाउस ब्लू द बिग एंड हॉन्टेड, तो पहले क्या होएगा, यहाँ पर आपके सामने ओपिनियन आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ओके, अब देखो यहाँ पर देखो सीक्वेंस है, द बिग हॉन्टेड ब्लू हाउस, जहां पर हम ऐसे भी कह सकते हैं द हॉन्टेड बिग ब्लू हाउस। इसमें ये भी सीक्वेंस सही है, दोनों सीक्वेंस यहाँ पर सही बैठी। अब सर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, साइज सबसे पहले आ गया, ओपिनियन बाद में, ये सेकंड नंबर पे। नॉर्मली ओपिनियन फर्स्ट आती है। देखो हाउस के केस में ऐसा ही होता है, क्योंकि हाउस ना जो होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर जाता है जब, तो एडवर्टाइजमेंट में पहले उसका साइज बताया जाता है, जिससे वो प्रॉपर्टी लग्जरियस दिखे या छोटी दिखे। ये कई लोगों की नजर किस पे होती है कि यार प्रॉपर्टी है कैसी, बड़ी प्रॉपर्टी छोटी प्रॉपर्टी है, तो इस चीज के लिए साइज को पहले लिखा जाता है इन द केस ऑफ हाउस और प्रॉपर्टी ओनली। ठीक है ना, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन करें, पहले पता है क्वेश्चन कराने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो करा देता हूँ, आज कराऊंगा, देखो ना, और तुम कर भी लोगे, बहुत आसान होंगे। देयर वर ओनली 2 कमांडोज बट ईच एंड एवरी कमांडोज वाज इक्वल टू 6 पुलिसमैन, नो एरर। तो मेरे को समझ नहीं आया। देखो सोचो सोचो मेरी जान, सोचो सोचो, क्वेश्चन लंबा है, बहुत सिंपल है। वो कह रहा है कि आपको एरर बताना है एडजेक्टिव में, तो यहाँ पर क्या एरर होगा। वो कह रहा है यहाँ पर देयर वर ओनली 2, एडजेक्टिव में होता ना, सोच के होता ना, देयर वर ओनली 2 कमांडोज बट ईच एंड एवरी कमांडो वाज इक्वल, पर हर कमांडो एक दूसरे के बराबर था, टू 6 पुलिस में। ठीक है ना, अब यहाँ पर ईच एंड एवरी में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आंसर 2 में गलती है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको ईच जो होता है वो यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लिखेगा, यहाँ उसको पूरा डाल दो। देयर वर ओनली 2 कमांडोज बट ईच कमांडो वॉज इक्वल टू 6 पुलिस में, ईच एंड एवरी नहीं आएगा। क्लियर है, खाली ईच आएगा, ये गलत। ठीक है ना, आगे देखते हैं ना। शी ऑर्डर्ड सर्टेन गर्ल टू मेक एंट्री इनटू द मैनेजर ऑफिस। सर्टेन गर्ल, सर समझ नहीं आ रहा सर्टेन क्यों आया यहाँ पर। देखो गर्ल नाउन है, नाउन क्या क्या था, एडजेक्टिव। जरा मेरी बात ध्यान समझो, यहाँ पर जब भी कभी सर्टेन वर्ड आएगा तो आपको ध्यान रखना है सर्टेन के साथ वो ए वर्ड जरूर लगाता है। क्या लगाता है? ए वर्ड जरूर लगाता है। तो अ सर्टेन गर्ल। क्लियर है, चलिए ध्यान रखना है, छोटी छोटी बात है। अगला देखो ना, कुछ ऐसी चीज तो नहीं मुझे बताया। हाँ एक चीज और है, देखो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे ये वाले सेंटेंस देखो, यहाँ पर सर्टेन के आगे आपको आ नहीं दिखेगा, बट यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी। देखो अगर मान लो लिखा है सर्टेन के आगे ओनली, सर्टेन के आगे लिखा है ओनली, तो जो वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल। ध्यान सुनो मेरे मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर सर्टेन की जगह आपने आ लगा दिया तो यहाँ पर आएगी वर्ब सिंगुलर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप इन चीजों को याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सेम वे आपको इन चीजों के साथ याद रखना है। सच अ बुक, द सेम बॉय द सेम बॉयज, इनके साथ भी ऐसे ही होता है। एनी बुक एनी बुक्स, नो गर्ल नो गर्ल्स, इनके साथ भी ऐसे ही होता है जैसे सर्टेन के साथ होता है रूल। सर्टेन के साथ क्या था, अगर ओनली लिखा है, ए नहीं लिखा तो आर लगेगा, और ए लिखा है तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा। मेरी बात क्लियर है? आगे देखिए जरा। एवरीबडी नोज दैट सोनू निगम इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस इंडस्ट्री। सभी लोग जानते हैं दैट सोनू निगम जो है वो द मोस्ट यूनिक सिंगर है हमारी इंडस्ट्री की। नाउ प्रॉब्लम क्या है कि आप मोस्ट भी कह रहे हो, यूनिक भी कह रहे हो। मोस्ट का मतलब भी सुपर होता है और यूनिक का मतलब भी सुपर होता है, मतलब एक, तो गलती हो गई। तो यूनिक के आगे कमी भी
मोस्ट ही लगता आ लगेगा। ये आपको समझनी है बात, तो समझ गया बात। आगे देखिए, चेन्नई इज फर्दर फ्रॉम पुणे देन नागपुर। कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ समझे यहाँ पर। फर्दर गलत वर्ड है, फार्दर होता है। ये आजकल ना स्टार्ट कर दिया है यूपीएससी ने, गलत शब्द का इस्तेमाल। क्लियर है, ध्यान रखना इस बात को। आगे देखो जरा, यू कैन सी दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीक। आप इस चैनल को देख सकते हो आखिरी हफ्ते की न्यूज के लिए। अब यहाँ पर फिर एक गड़बड़ आ गई, समझाने में दिक्कत है। देखो, रिप्लेस को लास्ट को लेटेस्ट, न्यूज कभी लास्ट नहीं होती, न्यूज के साथ आता है लेटेस्ट। क्या आता है मेरे जाने मन? लेटेस्ट वर्ड आता है। और सोच के देखो, दा वर्ड कैसे आ रहा है लास्ट के साथ? सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही तो दा आता है। हाँ सर, ये भी बात समझ गया आपके, ठीक है ना। ओके, आगे देखें जरा। अच्छा, एक चीज और बताएं थी मुझे यहाँ पर, जो हमारा ये होता है ना लास्ट, ठीक है ना। अब इसको जरा समझो जरा, लास्ट की दो फॉर्म होती है, लास्ट, लेटर, लेटर एंड लेटेस्ट। ध्यान सुनना, नॉर्मली किसी होती है गुड, बेटर एंड बेस्ट। क्लियर है? यहां पर क्या होती है? लेटर, फिर सेकंड पोजीशन में दो और आ सकती हैं, ठीक है ना। देखो कैसे समझाऊं मैं आपको, रुको अभी एक मिनट बताता हूँ। सेंटेंस देखो, सेंटेंस सेंटेंस समझो। यहाँ पर माई फ्रेंड रीच लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, ठीक है। यहां पर है पोजीशन के लिए, कोई भी इंसान की अगर पोजीशन बतानी हो, द लेटर पोजीशन वॉज बेटर देन फॉर्मर। पहली वाली जो पोजीशन थी उससे बढ़िया है ये वाली पोजीशन, ठीक है ना। किसी चीज की पोजीशन बताने के लिए हम लेटर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेटर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और वहीं अगर किसी के आने या जाने के सीक्वेंस कब आप कर रहे हैं कि ये बाद में आया या पहले आया, टाइम के रेफरेंस में हम लेटर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडजेक्टिव आता है और बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है। आगे देखिए, इट इज इन फैक्ट दैट जॉन एफ कैनेडी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। इट इज इन फैक्ट दैट जॉन एफ कैनेडी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन। आप ध्यान समझिए यहाँ पर, आप फर्स्ट भी कह रहे हो, दा भी कह रहे हो, ये दोनों बातें कैसे हो गई? फर्स्ट अपने आप में यूनिक है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका जाएगा फर्स्ट ना के फॉरमोस्ट आएगा, ठीक है ना। फर्स्ट नॉर्मली यूज करते हैं पहला, ठीक है, कि वो पहली पोजीशन पे खड़ा है। पर हम कोई भी इंसान पहला आदमी होता है ना, पहला आदमी जो चांद पे गया, पहला आदमी जो कहीं गया, तो उसके लिए हम फर्स्ट यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं फॉरमोस्ट। बचपन में हमें ये गलती से सिखा दिया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ही इज द फॉरमोस्ट डांसर ऑफ आवर टाइम, वो सबसे पहली डांसर है हमारे यहाँ टाइप की। तो कोई अर्लीस्ट होता है सबसे पहले के लिए हम फर्स्ट नहीं बोलते, क्या जाता है? फॉरमोस्ट। वो 8वीं क्लास की अंग्रेजी है, क्योंकि फॉरमोस्ट एक छोटा सा बच्चा नहीं बोल पाएगा। सही तरीका क्या होता है? फॉरमोस्ट, फर्स्ट नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग द मच प्रॉब्लम ही डिड नॉट फॉल्टर फ्रॉम दिस पाथ। एक सेकंड में एक चीज देख रहा था। हाँ, अच्छा एक बात और, फॉरमोस्ट जो वर्ड होता है वो फेमस के लिए काम होता है। इसके लिए फेमस, इसके लिए फेमस के लिए, इस बात को भी याद रखना, ठीक है ना। अगर मान लो मैं कहूँ सचिन तेंदुलकर वाज द मोस्ट फॉरमोस्ट पर्सन इन आवर क्रिकेट इंडस्ट्री या क्रिकेट फील्ड, तो फॉरमोस्ट मतलब बहुत ही ज्यादा यूनिक टॉप क्लास आदमी, तो उसके लिए हम फॉरमोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा एक बात और, जब हम फर्स्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं एक बार क्लियर कर देना चाहूंगा, शायद मैं गलत बोल दिया, मुझे लग रहा है मैंने गलत बोल दिया, तो कोई चीज एक बार मैं दोबारा क्लियर रखता हूँ। मुझे लग रहा है 110% मैंने गलत बोल दिया। तो जो फर्स्ट होता है वो यूज होता है पहले के लिए, कोई काम पहले किसी ने किया होता है। और फॉरमोस्ट होता है, सॉरी 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 सॉरी, फॉरमोस्ट जो होता है वो मोस्ट पॉपुलर के लिए होता है। आई थिंक अब ठीक है, हाँ अभी ठीक है, पहले शायद मैंने गलत बोल दिया था, है ना। हाँ मैंने गलत बोल दिया था, अभी ठीक है। फर्स्ट जो होता है, जो पहले किसी चीज को, कोई चीज पहले हुई होती है उसके लिए। और फॉरमोस्ट होता है मोस्ट पॉपुलर, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, बहुत ही ज्यादा, उसलिए हम कहते हैं फॉरमोस्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, होल द चैप्टर है, होल द चैप्टर, उनको कुछ गड़बड़ है। होल द चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल प्रिंटिंग एरर, कुछ तो गड़बड़ है, बताओ गलती क्या है। गलती यहाँ पर मेरे जाने में यहाँ पर क्या है, होल द चैप्टर नहीं आएगा, द होल आएगा। होल अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, एडजेक्टिव का एक रूल होता है कि अगर मान लीजिए एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पीछे नाउन आता है, और एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल आता है, ये भी पता रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लो एडजेक्टिव नहीं है तो नाउन से पहले आर्टिकल आता है, मेरी बात ध्यान सुनना मेरी बात।
अगर एडजेक्टिव नहीं है तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आता है, ठीक है। अदरवाइज सीक्वेंस क्या बनी रहेगी मेरे बच्चे, ध्यान रखो। सीक्वेंस है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन। क्लियर है? ओके, आगे देखो। दिस कैंडी इज प्रेफरेबल देन दैट एंड इज टेस्ट इज मोर कंपेरेटिवली गुड। सर समझ नहीं आया। पकड़ो 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 पकड़ो, गलती का है, गलती का है, गलती का है। देखो यही चीजें पूछी जाती है एग्जाम में। देखो यहाँ पे लिखा है देन की जगह आएगा टू। अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था जब भी प्रिफर वर्ड आता है, आई प्रिफर मिल्क टू टी, तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं, देन का इस्तेमाल नहीं करते। तो देन नहीं आएगा, यहाँ पर टू आएगा। ये यहाँ पर कहना चाहता हूँ। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए जरा। His mother told him that it would be more better if he would do this and work himself. और एक मिनट, हर मदर टोल्ड हिम, उसकी माँ ने बताया, इट वुड बी मोर बेटर, ये बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, इफ ही वुड डू दिस सॉरी क्या पढ़ रहा हूँ, इफ ही वुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ, सॉरी गलत पढ़ा था। उसकी माँ ने कहा ये बहुत अच्छा होगा अगर तुम वो काम खुद से करोगी, अगर वो काम खुद से करोगी। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा, मोर वर्ड को रिमूव करना होगा। वो बहुत ध्यान सुनना मेरी बात क्या है। देखो जो बहुत ही सिंपल बात है, ये बहुत ही सिंपल रूल है कि ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। हाँ, अबे आ जाए यार, तुम साला पेन वेन ना चलता। थोड़ा सफाई वफाई करने की बात करो, सफाई अभियान। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मोर वर्ड लिखा है, मोर के बाद गुड आना चाहिए था अगर करना है तो, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर मोर वर्ड लिखा है तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, मतलब बेटर नहीं आ सकता। अगर बेटर का इस्तेमाल करना है तो मोर नहीं आ सकता, क्योंकि गुड की ऑलरेडी जो सेकेंड फॉर्म ऑफ डिग्री होती है अच्छे होने की, वो होती है बेटर। तो या तो बेटर लगा लो या मोर लगा लो, तो मोर हटा दो, बेटर लगा दो। क्लियर है? ये सही तरीका होता है, ठीक है ना? ओके, अगर देखो दिस इज द मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन। यार ये मोर नहीं आ सकता, दा लगा है, दा के साथ आती है सुपरलेटिव डिग्री, क्या होती है सुपरलेटिव, तो मोर नहीं आ सकता, क्या आएगा, मोस्ट आएगा, क्या आएगा, मोस्ट। ये आपको पता लग गया होगा, सिंपल था। अगला देखते हैं 13th, all the painting are interesting, all the painting sorry all the paintings are interesting but this one is the more interesting, no this one is the most interesting। मुझे कैसे पता लगा, दा देख के, most interesting। 14th, he does not have some money, he does not have some money to buy a new painting machine। सर तो कुछ तो गड़बड़ है, बिल्कुल तो गड़बड़ है। देखो गड़बड़ यहाँ पर क्या है, सम नहीं आएगा, एनी आता। पैसे के लिए हम एनी का यूज करते हैं, सम उसके लिए यूज करते हैं जो चीज हम काउंट ना कर सके, जैसे सम वाटर, यानी डिड मी सम वाटर, एनी वाटर नहीं कहेंगे, सम वाटर। पर पैसे को तो हम गिन सकते हैं, तो हम यूज करते हैं एनी। तो मनी के साथ जो भी एडजेक्टिव यूज होता है वो होता है एनी। मनी के साथ जो एडजेक्टिव यूज होता है वो है एनी। और मैंने आपको करा दी है ग्रामर एकदम पूरी पूरी, ठीक है। अब बेटा एक बात कहना चाहूंगा, अगर तुम में से किसी का मन कर रहा है मेरे से बात करने का, यू कैन बुक अ गूगल मीट अपॉइंटमेंट विद मी। और अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे आपसे सारे चैप्टर पढ़ने हैं, सब कुछ पढ़ना है और आपसे गूगल मीट पे भी बात करनी है, यू कैन जस्ट डाउनलोड द ऐप सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। क्लियर है? और अगर आपको चाहिए हमारा कोई भी कोर्स बाय करने के लिए, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, आपका क्या कहते हैं टीए हो, उन सब के लिए अगर आपको कूपन कोड चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करना, और जो वहाँ पर टीममेट होगा, जो भी बंदा मेरी टीम का होगा, उससे कहना भाई कूपन दे दे यार, कूपन दे दे, तो कूपन तुम्हें दे देगा। उसके बाद तुम्हें बस कोर्स के बारे में तुम्हें कोई भी कुछ जानकारी हो, उसके लिए भी हमारे टीम मेंबर हमारा अवेलेबल है, उससे आप बात करें, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे, हम स्टार्ट करते हैं भैया वोकैबुलरी से। तो वोकैबुलरी में भैया हमारा जो पहला वर्ड है वो है डाउटलेस। डाउटलेस का मतलब होता है फियरलेस, सिंपल वर्ड में बोलूं। और आप लोग आज तक इस वर्ड को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। आप कभी टॉम क्रूज को गूगल पे सर्च करना, तो उनके आगे ना हमेशा एक एडजेक्टिव लगा हुआ आपको मिलेगा, वो है डाउटलेस, मतलब फियरलेस, क्योंकि टॉम क्रूज अपने सारे स्टंट खुद ही करते हैं, दैट्स कॉल्ड डाउटलेस, ठीक है ना। अक्षय कुमार के बारे में आपने देखा होगा, अक्षय कुमार ने कोई एक थी खतरों के खिलाड़ी, ठीक है ना, ये मूवी अगर आप देखोगे, या खतरों के खिलाड़ी वो भी आता था इनका एक रियलिटी शो, तो उसमें भी ये लिखा हुआ आता था डाउटलेस। तो डाउटलेस वर्ड का मतलब क्या होता है, जो इंसान फियरलेस होता है, करेजियस होता है, उसको हम क्या कहते हैं,
डाउटलेस। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी सर, बिल्कुल आ गई है। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारे क्या है। क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि एक सोल्जर है, उसने डाउटलेस करेज शो करा है। आप इस कॉन्टेक्स्ट में समझाइए कि डाउटलेस का मतलब क्या होता है। तो भैया कितना है, फियरफुल है? नहीं सर, फियरलेस, जिसको डर ना लगता हो। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड डाउटलेस एटीट्यूड। डाउटलेस जो एक एटीट्यूड होता है, जिसका मीनिंग हो सकता है आपको पता हो, वो आप बताइए कि इनमें से कौन सी सही सिचुएशन में ढंग से इस्तेमाल हुआ है। ए, अवॉइडिंग चैलेंज ड्यू टू अ फियर, फेसिंग अ डिफिकल्ट टास्क विद अ कॉन्फिडेंस, गिविंग अप आफ्टर अ स्मॉल फेलियर, या वेटिंग फॉर अदर्स टू टेक द लीड। तो भैया क्या होता है यहाँ पर, बी इज द राइट आंसर, कि भैया कोई मुश्किल आ रही है, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस से हम डटे हुए हैं। तो इस सिचुएशन में हम डाउटलेस शब्द का सही इस्तेमाल करते हैं, यही इस एटीट्यूड को बता रहा है। क्लियर है? आंसर भी देखो भैया सही है। अगला देखिए जरा यहाँ पर, अगला हम आते हैं टर्चिड। टर्चिड मतलब क्या होता है, स्वेलन। हम कहते हैं स्वेलन आ गई है, तो टर्चिड का मतलब होता है कि कहीं पे भी स्वेलन आ जाना, उसे हम कहते हैं। अब स्वेलन जो होता है, एक इंग्लिश का वर्ड है एक्चुअल में, ठीक है ना। कई लोग सोचते हैं कि जो हमारा जो खाली हिंदी में वर्ड होता है ये, कि सूजन आ जाना, हम हिंदी में कहते हैं सूजन, और अगर अंग्रेजी में होता है स्वेलन, ठीक। पर इसके दो भाई हैं जो आपको याद रखना है, एक है ब्लॉटेड। अगर आप इसे याद करना चाहो तो देखो, बोर्ड की स्पेलिंग से बड़ा मैच करता है, इसमें बस एल लगा दिया, एल। तो ब्लॉटेड मतलब सूज जाना, टर्जिड मतलब भी क्या होता है, सूज जाना। किसी भी इंजरी के बाद कोई भी जगह जो सूज जाती है, उसे हम कहते हैं टर्जिड। अब एक बात और समझनी पड़ेगी, स्वेलन आती कैसे? सर आप मुझे ये क्यों समझा रहे हो, स्वेलन आती कैसे? एक्चुअली क्या होता है कि कई बार ऐसा होगा कि ये वाला वर्ड आपको जीएस में, सीरियस का जीएस या एनडी का जीएस है, उसमें भी दिखेगा। और उसमें पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज करेक्ट अबाउट टर्जिड, या करेक्ट अबाउट द स्वेलन ऑफ द फिंगर। तो स्वेलन क्यों आती है ये भी पता होना चाहिए। तो देखो, स्वेलन इसलिए आता है कि वहां पर शो करता है कि वहां जो वेन्स थी, वहां का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत कम हो गया है, पुअर हो गया है, जिसकी वजह से वो शो करता है कि भैया स्वेलन आ गई है। क्लियर है? तो कहीं भी किसी भी एरिया में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है वेन्स के अंदर, उसको हम स्वेलन के रूप में देखते हैं, सूजन के तौर पर रूप में देखते हैं, और उसी को हम कहते हैं टर्जिड, या दूसरा वर्ड है ब्लॉटेड। ये दो वर्ड मैंने आपको सिखाया, ध्यान रखिएगा। अगला जरा देखिए, क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है भैया, अच्छा पता है, मैं पहले प्रोनाउंसिएशन में पहले क्वेश्चन बोलता था। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हो सकता है आप इसे भी क्वेश्चन बोलते हो। द प्रोनाउंसिएशन इज, सॉरी नॉट प्रोनाउंसिएशन, हाँ प्रोनाउंसिएशन सही तो बोल रहा हूँ, क्वेश्चन, ठीक है ना। द वर्ड इज क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको प्रोनाउंस करने का सही तरीका भी समझ लो, क्वेश्चन। अच्छा एक बात और, पहले एक वर्ड होता है प्रोनाउंसिएशन, लोग ऐसे बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन बोलने का तरीका लोगों को बता रहा हूँ, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों को। क्यों? प्रोनाउंस, इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है, मतलब इसकी सही बोलने का तरीका होता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन कुछ नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। ये मैं भी गलती करता था, क्योंकि यार जो मेरी मदर है वो हिंदी मीडियम से है, वही मुझे अंग्रेजी पढ़ाया करती थी। अब जितनी अंग्रेजी उन्हें आती होती तो अंग्रेजी मुझे आएगी, ठीक है ना। तो याद रखिए, इसे बोलते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं बोलते, ठीक है। और इसे बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें को ध्यान रखिएगा अगर आप हिंदी मीडियम के हैं। चलिए आगे देखते हैं ना। द डॉक्टर नोटेड दैट द पेशेंट एंकल वर टर्जिड। डॉक्टर ने बताया जो पेशेंट का एंकल है वो टर्जिड है, टर्जिड मतलब swollen। अब आप बताइए, व्हाट वाज द मोस्ट लाइकली ऑब्जर्वेशन। डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा होगा? डॉक्टर ने देखा होगा कि जो एंकल है वो स्वेलन हो चुका है। बिल्कुल सही जवाब, यही राइट आंसर है, बी। बिल्कुल आसानी से पकड़ लिया आपने। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज फिनोमेना वुड बी द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज टर्जिड। इनमें से कौन सा फिनोमेना बता सकता है कि टर्जिडनेस हुई है? ठीक है, पहला कहता है नदी का सूखना, बाढ़ आ जाना, बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज ऑफ बारिश, ठीक है ना। काम लेक, ठीक है ना, कि भैया लेक जो है बहुत शांत है। और दूसरा है अ स्मॉल स्ट्रीम, एक छोटी सी नदी में। सर इसमें तो मुझे कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा जिसमें हमारी तर्जिट का मतलब आ रहा हो। जरा मैं इसको अब थोड़ा और डिटेल में बताना चाहूंगा। किसी भी शब्द का एक मतलब नहीं होता है, ठीक है, कई मतलब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा एक मतलब ये होता है कि ए इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। यहाँ पर ए क्या है कि जब आपकी नदी है वो सूख गई है, ध्यान रखो। हमारी वेन्स में क्या होता था कि जब ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है तो उनसे टर्जिड कहते हैं। सेम वे नदी का अगर फ्लो कम हो जाता है, दोबारा बोलना बहुत ध्यान सुनना बेटा, टर्जिड के दो मीनिंग बैठ रहे हैं। नदी में पानी का फ्लो कम हो जाता है, या पाइप में पानी का फ्लो कम हो जाता है, या आपकी नसों में खून का फ्लो कम हो जाता है,
तो हम उसे बोल देते हैं टर्जिड। अब समझ में आया कि मैं टर्जिड को इतना डिटेल में क्यों समझा रहा था, यार उसकी मीनिंग भी समझो कैसे आ रहा है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला है वेयर अपॉन। नॉर्मली लोग समझते हैं कि वेयर अपॉन दो अलग शब्द है, नहीं, वेयर अपॉन एक ही शब्द है मेरी जान। मैं सर कैसी कैसी बातें करते रहते हो आप। अब मैं बताता हूँ, मैं सब समझाता हूँ ना, तुम परेशान क्यों हो रहे हो। देखो, वेयर ऑन अपॉन का मतलब होता है आफ्टर और एज अ रिजल्ट ऑफ विच। जैसे ही नॉक एट द डोर, उसने दरवाजा खटखटाया। वेयर अपॉन इट वाज ओपन बाय अ सर्वेंट। कोई इवेंट हुआ, फॉर एग्जांपल ए इवेंट हुआ और ए इवेंट की वजह से बी इवेंट हुआ, उसके लिए यूज करते हैं वेयर अपॉन। जैसे शुभम प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम एंड वेयर अपॉन द रिजल्ट हैज केम गुड। ठीक है ना, तो यहाँ पर वेयर अपॉन क्या हुआ, तैयारी करी थी इसलिए रिजल्ट अच्छा आया। तो किसी चीज का रिजल्ट बताने के लिए वेयर अपॉन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक और देखिए जरा, जज ने अनाउंस करी है वर्डिक्ट, वेयर अपॉन द कोर्ट रूम इरप्टेड इन द चीयर्स। जज ने जैसी अपनी वर्डिक्ट मतलब फैसला अनाउंस किया, वर्डिक्ट मतलब क्या होता है, फैसला अनाउंस किया, वैसे ही कोर्ट रूम में चीयर्स होने लगी। ठीक है ना, तो वेयर अपॉन क्या होता है, रिजल्ट फॉर्म में, कि ए कोई काम हुआ है, कोई ए चीज हुई है, तो बी उसका रिजल्ट है। ये रहे, आगे देखो जरा, ये देखो जरा, द मिनिस्टर फिनिश हिज स्पीच। जो मिनिस्टर है उसने अपनी स्पीच फिनिश की है। वेयर अपॉन द ऑडियंस स्टूड अप टू। ठीक है ना, वहीं जो ऑडियंस है वो खड़ी हो गई टू अपलॉड, तालियां बजाने के लिए। वेयर अपॉन का इस्तेमाल पूरे सेंटेंस में किस चीज को बताने के लिए किया जा रहा है। ऑडियंस इंटरप्टेड द स्पीच, ऑडियंस ने स्पीच को इंटरप्ट कर दिया। ऑडियंस, द ऑडियंस ने तालियां बजाई स्पीच होने से पहले। अपलॉज हैपन इमीडिएटली आफ्टर द स्पीच, कि जैसे ही एक स्पीच खत्म हुई उसके तुरंत बाद तालियां बजने लगी। तो भैया मेरे हिसाब से तो सी आंसर है, क्योंकि मिनिस्टर ने दी स्पीच, स्पीच के बाद बजी तालियां। तो वे अपॉन क्या हुआ, बात के रिजल्ट को बताने के लिए काम आया। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा देखिए जरा, वे अपॉन का दूसरा मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये इसने कहा है कि कहां पर इस सिचुएशन में वेयर अपॉन सही तरह से इस्तेमाल करेगा। ठीक है, बहुत ध्यान सुनिए भैया, नजर एकदम स्क्रीन पे। कोई कह रहा है ही वोक अप लेट, वो लेट उठा। वेयर अपॉन ही मिस द ब्रेकफास्ट, इसकी वजह से उसका ब्रेकफास्ट मिस हो गया। ही स्टडी हार्ड, वेयर अपॉन शी फेल इन द एग्जाम, वो पढ़ी तो बहुत ज्यादा पर वो फेल हो गई। इट वॉज सनी, वेयर अपॉन दे टुक अम्ब्रेला, वो आज तो धूप निकल रही है जबकि उन्होंने अम्ब्रेला उठा के रखा था। ये जबकि चलो फिर भी। दे वर टायर्ड एंड वेयर अपॉन दे रैन एन मैराथन, वो बहुत थक चुके थे, वहीं दे रैन मैराथन, तब भी उन्होंने मैराथन लड़ी। तो अगर इसमें आंसर देखो तो आपका ए वाला बैठ रहा है। क्या कह रहा है कि भैया मैं लेट उठा जिसकी वजह से मेरा ब्रेकफास्ट छूट गया। तो हमने क्या कहा था, वेयर अपॉन का मतलब क्या होता है, कोई एक इवेंट हो जाए उसके बाद कोई दूसरा इवेंट उसी वजह से खराब या अच्छा हो जाए, उसकी वजह से हम कहते हैं वेयर अपॉन। क्लियर है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे पता है क्या कह रहे होंगे, कि बी आंसर है। हिंदी मीडियम वाले, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले कह रहे होंगे सर वेयर अपॉन तो यहाँ पर है, उसने मेहनत की पर वो फेल हो गया। अरे वेयर अपॉन का मतलब पर नहीं होता मेरी जान। अगर ये देखो उल्टा दिखा रहा है, मैंने पढ़ाई की मैं फेल हो गया। ठीक है, यहाँ पर वेयर अपॉन की जगह आएगा बट। क्या था, बट। अगर बट लगा होता तो ठीक हो जाता। आई थिंक हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी अब समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आगे चलते था, अब देखो लिखा हुआ है वैक्सेशन। ठीक है ना, अब देखो अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन देखो तो आपको वैक्स साउंड करेगी, कर रही है। इसका मतलब होता है कि किसी भी इंसान से अनॉय हो जाना है, फ्रस्ट्रेट हो जाना। देखो अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आई एम श्योर उस गर्लफ्रेंड को एक बहुत शौक होता होगा कि यार मेरे को बात करनी है, मेरे को बात करनी है, मेरे को बात करनी है, मेरे को बात करनी है। जब वो बात करने पे आती है तो उसको खुद नहीं पता होता उसे क्या बात करनी है, वो उसे बात करनी है कि तुम्हारा टाइम ले लो, तुम बात कर लो, और इस चक्कर में तुम फ्रस्ट्रेट होने लगते हो। तो इसी फ्रस्ट्रेशन को हम कहते हैं वैक्सेशन। ठीक है, या एक छोटा बच्चा है वो बहुत बोले आ रहा है, बोले आ रहा है, बोले आ रहा है, बोले आ रहा है, दैट्स कॉल्ड वैक्सेशन। तुम इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, किसी की हरकतों से तुम इरिटेट परेशान हो रहे हो। एक इंसान है दुकान पे रोज आता है, सामान तो खरीदता है पर दो गालियां देके जाता है, ये दो बुराइयां करके जाता है। तो आप क्या हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो। तो फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन का जो दूसरा वर्ड है वो है वैक्सेशन। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे जरा हमारे पास क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये कहता है कस्टमर वैक्सेशन वाज एविडेंट व्हेन हिज कंप्लेंट वाज इग्नोर्ड रिपीटेडली एंड व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द कस्टमर स्टेट। जो वैक्सेशन है वो एविडेंट है व्हेन हिज कंप्लेंट वाज इग्नोर्ड, उसकी जब कंप्लेन को इग्नोर करा गया तब वैक्सेशन उसे होने लगा। वैक्सेशन मतलब इरिटेटेड।
कस्टमर को इरिटेशन होने लगी जब उसकी कंप्लेंट्स को इग्नोर करा गया। तो भैया यहाँ पर बताइए कि व्हाट दिस सजेस्ट द कस्टमर स्टेट, कस्टमर की स्टेट यहाँ पर कैसी है। जो वैक्सेशन का मतलब है वो यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, इनडायरेक्टली वो आपसे ये पूछ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो हैप्पी तो है नहीं, इसे वो हैप्पी नहीं है। ही फेल माइल्डली डिसपॉइंटेड बट अंडरस्टैंडिंग, उसको थोड़ा डिसपॉइंटेड महसूस होता है बट उसको समझ में आ चुका है। ही वॉज ग्रोइंग इंक्रीजिंगली एनॉयड, वो भैया देख रहा है कि भाई मुझे अब दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, एना हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ठीक है ना। एक सी आंसर ये हो सकता है। डी ही रिमेन कंप्लीटली इनडिफरेंट, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर क्या हुआ, सी बिल्कुल। ये देखो थोड़ी टफ इंग्लिश है, जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा वो नहीं समझ पाएगा। ही वॉज ग्रोइंग इंक्रीजिंगली एनॉयड, ये बड़ा ही कमाल का वर्ड है, ठीक है ना। ये सिंपल भी है जैसे ही इज बिकमिंग एनॉयड, ये भी लिखा जा सकता था, मैं आपको सच बताऊं। बट जो खतरनाक इंग्लिश होती है उस खतरनाक इंग्लिश में ये लिखा जा रहा है। समझ आ रही मेरी बात, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये छोटी छोटी बातें जिससे अंग्रेजी का ना मतलब समझ में आता है कि अच्छा एक चीज को दो तरह से कैसे लिखा जा सकता है। जो ही वॉज ग्रोइंग इंक्रीजिंगली एनॉयड, ऐसे लो, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है, याद कर लो, लिख लो, कॉपी में नोट डाउन कर लो मेरे बच्चे, ठीक है ना। अच्छा एक बात और बताइए, यहाँ पर इंक्रीजिंगली एल वाई वाली चीज क्या होती है, एडवर्ब होती है। क्या होती है मेरी जाने मन, एडवर्ब होती है, ठीक है ना। चलो अच्छा जब मैं अच्छा यहाँ तक होगी बात, ओके। अरे देखो, विच वॉज नहीं विच ऑफ दीज एवरीडे सिचुएशन वुड मोस्ट लाइकली कॉज वैक्सेशन, इनमें से कौन सी जो रेगुलर सिचुएशन होती हैं इसकी वजह से इंसान को वैक्सेशन महसूस होता है। एक लिखा है फाइंडिंग योर फेवरेट स्नैक इन द फ्रिज, जो आपका बहुत ही फेवरेट स्नैक है उसको फ्रिज में देख के बहुत आपको खुशी होती है। एक कोवर्कर है जो टेकिंग क्रेडिट फॉर योर आइडियाज रेगुलरली, जो आपने आइडियाज कंपनी में दिए हैं उसको वो ले लेता है, इससे आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। रिसीविंग एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे बोनस, और जो आपको हॉलीडे बोनस मिल जाता है मुफ्त का, उससे आपको बहुत दिक्कत हो रही है। वॉचिंग योर फेवरेट मूवी फॉर द 10th टाइम, 10वीं बार अपनी फेवरेट मूवी देखो, उससे बहुत तुम्हें फ्रस्ट्रेशन मतलब फ्रस्ट्रेशन हो रही है। तो आंसर क्या होगा, जब कोई इंसान तुम्हारा क्रेडिट ले लेता है तो हम उसे कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब है दूसरा वैक्सेशन, याद रखना बेटा, ठीक है ना। अगला वर्ड है पर्पट, ठीक है ना। इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट विद द प्रोनाउंसिएशन, द प्रोनाउंसिएशन इज पर्पट, ठीक है ना। पर्पट वर्ड का मतलब क्या होता है, क्लेम ऑफ स्टेट टू बी ट्रू स्पेशली व्हेन पॉसिबली अनट्रू, ठीक है ना। मतलब एक सेल्समैन है, ही पर्पट टू हैव 2 डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस, एक सेल्समैन है वो दिखा रहा है कि मेरे पास सच में मेरे पास 2 डिकेड मतलब 2 डिकेड मतलब होता है 24 साल का एक्सपीरियंस है, वो दिखा रहा है। ध्यान समझो, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू में आप दिखाते हो भैया मैं बड़ा समझदार हूँ और हो आप बेवकूफ, दैट्स कॉल्ड पर्पट सिचुएशन। मतलब आप सामने वाले को ये बोल रहे हो कि मैं देखो कितना अच्छा हूँ पर हो नहीं आप, मैं देखो इतने साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ, मैं हूं नहीं आप। लड़कियां हैं कुछ act करती हैं ऐसी कि यार आई जस्ट ऑलवेज वांट विद यू एंड क्या कहते हैं और क्या कहते हैं उसे, हाँ आई जस्ट वांट यू इन माय लाइफ एंड वगैरह वगैरह। सो वो दिखा रही है नहीं, ठीक है ना। मामला तो पैसे पे आकर रखा है। या कुछ लड़के होते हैं वो बोल रहे हैं नहीं नहीं मैंने सिर्फ तुम्हें ही आज तक खूबसूरत बोला है और किसी को आज तक मैंने खूबसूरत नहीं बोला है, तुम ही मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो, तुमसे पहले तुम्हें किसी को देखता भी नहीं था और मेरे देखने का मन भी नहीं करता। तो ऐसे वर्ड जो बोल रहा है वो क्या बता रहा है, पोपट भाई तू बोल रहा है पर ये सच है नहीं, ठीक है ना। तो पोपट मतलब होता है कुछ ऐसी बातें क्लेम करना कि वो सही है पर वो होती क्या है, अनट्रू होती है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन में देखते रहा। एक न्यूज चैनल है उसने रिपोर्ट किया है पर्पटेड एलियन साइटिंग कि 110% हमने एलियन साइटिंग देखी है। इसका मतलब क्या हुआ, पर्पटेड वर्ड का मतलब क्या हुआ, इट वाज क्लेम बट नॉट प्रूवन, ठीक है ना। बी इज राइट आंसर, बहुत ही आसान था। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्पटेड क्लेम, इनमें से कौन सा पर्पटेड क्लेम के रिगार्डिंग है ये। एक स्कूल सर्टिफिकेट विद द ऑफिशियल स्टैम्प, एक स्कूल सर्टिफिकेट जिसमें एक ऑफिशियल स्टैम्प लगी हो। अ मेडिसिन विद एफडी अप्रूवल, अ सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट द सीक्रेट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, भैया यही सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए आपने औरतों को खासकर पता होगा, बताओ हर औरत या हर मम्मी रात में क्या पहन के सोती है, गाउन। क्या पहनती है, गाउन, कि बेटा मेरा गाउन ला दे, मुझे गाउन पहनना है। तो उसी गाउन को अंग्रेजी में कहते हैं नैलिक, क्या बोलते हैं, नैलिक, ठीक है ना।
कोई गाउन, अब यहाँ पे जैसे हमारे हिंदुस्तान में तो गाउन को नेलिक बोल सकते हैं, पर जैसे जापान है, तो जापान में क्या होता है कि ये कोट टाइप की ड्रेस होती है, उसको नेलिक बोलते हैं। तो चाहे औरतों का गाउन हो, ठीक है ना, कोई भी ढीला लिबास, कोई भी ढीला लिबास जो सोने के पहले पहना जाता है, उसे हम कहते हैं नेलिक। ठीक है, कोई भी ढीला, कोई भी ढीला, देखो यहाँ पे लिखा होगा लाइट वेट वुमेन ड्रेसिंग गाउन वियर फॉर अ बेड और होम। ठीक है ना, कोई भी लाइट लाइट ड्रेसिंग जो कि बहुत ढीली है, बहुत लूज है, जो घर में या सोने से पहले पहनी जा रही हो, उसे हम कहते हैं नेलिक। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अ होटल एडवर्टाइजमेंट मेंशन लग्जरी नेलगी प्रोवाइडेड इन ऑल सूट्स। सभी कमरों में एक गाउन को प्रोवाइड करा जाता है, उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में बताया है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन लोग चूज करना पसंद करेंगे। ठीक है, हाई एंड वुमेन नाइट वियर, ठीक है, एक्सपेंसिव बेडशीट, डिजाइनर हैंडबैग, प्रीमियम टॉयलेट। नहीं भैया, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बात और, जब भी आपके आगे वर्ड लिखा होता है लग्जरी, तो उसको दूसरा तरीका लिखने का तरीका क्या है, हाई एंड। क्या है मेरे बच्चे, हाई एंड, ये भी लिख लो कि लग्जरी को दूसरी तरह से अगर हम लिखना चाहें, हाई एंड। एक तो बेटा नियम बांध लो कि जो कॉमन वर्ड्स होते हैं हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे आज के बाद अंग्रेजी में, चाहे हम दूसरे को समझ में आए या ना आए। ठीक है ना, चाहे वो हमारा मजाक उड़ाए कि अबे तो सीधी सीधी नहीं बोल सकता, पर हम ऐसे वर्डों को इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मतलब सामने वाले को समझ नहीं आए। ठीक है ना, अब जैसे रोल्स रॉयस की गाड़ी है, तो यू विल नॉट से आई बॉट अ लग्जरियस कार रोल्स रॉयस, नहीं, आई बॉट अ हाई एंड कार ऑफ रोल्स रॉयस। अब हाई एंड वो कुछ भी समझो, वो उसकी दिक्कत है, पर तुम लोग नहीं इस्तेमाल करोगे, ऐसे वर्ड इस्तेमाल करो जो खतरनाक। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीक्रेट वर्ड होता है, सीक्रेट वर्ड मैं कभी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ कैलेस्टाइन। कैलेस्टाइन मतलब होता है सीक्रेट। वो घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे कि दूसरों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बढ़िया तुम्हें एग्जाम निकालना है तो यार तुम वो कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात, तुम कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, विच मटेरियल वुड बी द मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग आर, मैं प्रोनाउंसिएशन भूल गया, नेगलिगी, नेगलिगी, नेगलिगी बनाने के लिए सबसे सुटेबल मटेरियल कौन सा होता है। वूल नहीं होता, डेनिम नहीं होता, कैनवास नहीं होता, सॉफ्ट सिल्क होता है। ये थोड़ा साइंस का सवाल आ गया, ठीक है ना। तो सॉफ्ट सिल्क यहाँ पर राइट आंसर है, शायद आपको नहा पता हो। ठीक है, चलिए आगे चलते रहा। अगला है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग डैमेज, वीगन और रिड्यूस इन फंक्शन को हम कहते हैं इम्पेयरमेंट। मतलब से समझ नहीं आई बात आपकी। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझो, हिंदी भाषा में समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी चीज को आप तोड़ दें, डैमेज कर दें। जैसे मैं कहूँ मेरी कार तूने डैमेज कर दी, तो आप ये भी कह सकते हो तूने मेरी कार इम्पेयरमेंट कर दी। ठीक है ना, तो इम्पेयरमेंट मतलब होता है कोई भी चीज खराब कर देना, और स्पेशली डॉक्यूमेंट के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन के साथ है। जैसे देखिए, इस इम्पेयरमेंट रिक्वायर हिम टू यूज अ स्पेशल स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर एट वर्क। ठीक है ना, जो उसको देखने में दिक्कत आ रही है, देखो उसकी जो आंखें कमजोर हो गई हैं, उसके लिए उसको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, स्क्रीन रीडिंग, सॉरी नॉट रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। एक और देखो, द फैक्ट्री नॉइज कॉज परमानेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट मतलब खराब हो जाना। ठीक है ना, उसकी सुनने की जो कैपेसिटी है वो खराब हो चुकी है, दैट्स कॉल्ड इम्पेयरमेंट। ठीक है, आगे देखो, a school installed ramps and special toilet and this is the most useful for the student with। एक स्कूल ने इंस्टॉल की है रैम्प, रैम्प समझते हो ना, हाँ वो रैम्प, ढलान वाले रैम्प, हाँ। तो किसके लिए करे, क्योंकि जो इंसान चलने में जैसे दिक्कत है, मोबिलिटी इंपेयरमेंट है, उसके लिए। ठीक है, विच ऑफ दीज वर्ड वुड वी कंसिडर इम्पेयरमेंट। इनमें से किसके लिए इम्पेयरमेंट वर्ड का इस्तेमाल होता है, ध्यान सुनिए। इनमें से कौन से शब्दों के लिए, एक सेकंड यार मुझे खांसी आ रही है बड़ी तबली वाली, हाँ सुनो एक बार, हाँ, ओके। अच्छा मैं एक नई चीज देख रहा हूँ, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस। इसका मैं ना आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दिस इज अ क्लॉक। इस क्लॉक का काम क्या होता है, मैंने एक्चुअली ये चालू कर रखी थी। तो इस क्लॉक में क्या होता है कि आप ऐसे टाइमर लगा देते हो, ये देख रहे हो आप, जैसे मैंने इसमें टाइमर लगा दिया, तो ये मेरे लिए ना एक गेम की तरह काम करता है कि मुझे 40 मिनट बैठ के पढ़ना है, या मुझे 40 मिनट फलाना काम करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, या इतने टाइम में खत्म करनी है। और इसमें बहुत बड़ा बजर नहीं होता कि मतलब ड्रू 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 की आवाज आ रही है। तो मैं कहूँगा आप एक बार इसे जरूर लो, इससे आपकी ना स्टडी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसे हम जैम सेशन कहते हैं। जैम मतलब सारे डिस्ट्रैक्शन को आपने हटा दिया और आप काम पे लग गए। ठीक है ना, तो मैं डाल दूंगा,
तो मैं इसे डाल दूंगा। प्लस इसमें कोई पैटर्न नहीं लगती, दिस इज नो बैटरी, जिसमें स्प्रिंग होती है, तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, मुझे खांसी बहुत आ रही है, मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, 1 मिनट का ब्रेक। ओके भैया, मैं वापस पानी पी के आ गया हूँ। दूसरा देखते हैं, आई थिंक मैंने ये तुम्हें करा दिया था। विच ऑफ दीज वर्ड वुड बी कंसिडर एज एन इम्पेयरमेंट, इनमें से कौन सी चीज इम्पेयरमेंट मतलब डैमेज मानी जाएगी? वेयरिंग ग्लासेस टू रीड, हाँ सर ये भी है। यूजिंग अ व्हील चेयर टू मूव अराउंड, ये भी है। बीइंग अ टॉल, नहीं। हैविंग अ ब्लैक हेयर, नहीं। इसमें ए और बी दोनों ही मेरे हिसाब से करेक्ट है। और जब भी ऐसा केस हो कि दो ही आंसर ठीक हो, तो जो सबसे ऊपर वाला हो उसको आप टिक मारेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे ऊपर वाला हो उसे आप टिक मारेंगे। अब कई लोगों का मानना हो सकता है कि सर ये भी करेक्ट हो सकता है। देखो, यूपीएससी बात बोलती है कि दो अगर आंसर ठीक है, जो सबसे पहले आंसर है आप उसे टिक मारेंगे। ठीक है ना? यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वैसे तो बी है, क्योंकि व्हील चेयर में कि वो बिल्कुल ही नहीं चल सकता। ठीक है ना? बट ये बात ध्यान रखना, मैंने यूपीएससी का नियम बताया आपको। चलिए आगे चलते रहा। एक वर्ड सुना होगा आपने, प्रॉपर्टी, सुना है? वैसे ही ये साउंड करता है, प्रॉपराइटी। क्या लिखा है? प्रॉपराइटी। प्रॉपराइटी मतलब होता है कंफर्मिटी टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ द बिहेवियर एंड मोरल। ठीक है ना? कि भैया यहाँ पर आपने शिष्टाचार है, जो मैनर्स हैं, उसके बारे में बात करता है। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी नए ऑफिस में ज्वाइन किए, तो आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप में मैनरिज्म नहीं है। तो डोंट यू हैव अ प्रोप्राइटी टू हाउ टू वर्क इन द ऑफिस, आपको ऐसे शब्द बोले जाते हैं एचआर के द्वारा। ठीक है ना? क्योंकि मैनरिज्म बड़ा रूड लगता है, डोंट यू हैव अ मैनरिज्म। पर वहीं बोलते हो कि यू डोंट हैव अ प्रोप्राइटी टू हाउ टू वर्क इन द ऑफिस, तो वो पहली बात तो समझ नहीं आता, दूसरी बात जब उसको समझाते हैं भाई काम ऐसे करना होता है, इस बात को समझो। तो प्रोप्राइटी मतलब होता है मैनरिज्म। तो भैया यहाँ पर बताइए, अ गवर्नमेंट ऑफिसर्स यूज ऑफिशियल रिसोर्सेज फॉर अ पर्सनल वर्क। एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो है ऑफिशियल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है अपने पर्सनल वर्क के लिए, वो किस चीज की कमी है उसकी लाइफ में? उसकी में प्रॉपर्टी की कमी है, कि उसमें मैनरिज्म नहीं है, कि ऑफिस का काम ऑफिस के लिए ही इस्तेमाल करता है। अगला है, विच एक्शन शो प्रॉपर्टी इन द पब्लिक सर्विस। इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है? प्रॉपर्टी मीनिंग शो करता है पब्लिक सर्विस में, जो हम आम आदमी की मदद करते हैं। एक्सपेक्टिंग एक्सपेंसिव गिफ्ट फ्रॉम द पीपल यू हेल्प, नहीं। शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल फाइल विद फ्रेंड्स, नहीं। ट्रीटिंग ऑल द सिटीजन इक्वली, अराइविंग लेट टू द ऑफिस रेगुलरली, नहीं। इसका आंसर क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर, कि अगर आप एक ऑफिसर हैं तो आप सबको एक बराबर तरीके से डील करेंगे। अगला देखिए जरा, वर्ड है पॉन्चो। क्या वर्ड है? पॉन्चो। ये वर्ड कभी आप कश्मीर जाएंगे तो आपको बहुत सुनने को मिलता है। पॉन्चो क्या होती है? एक लॉन्ग ड्रेस होती है, ठीक है ना, चादर जैसी होती है, ब्लैंकेट, और उसमें एक छेद कर दिया जाता है जिससे आप सर निकाल सकते हो। ठीक है ना? कि होता है ना कि जैसे आप यूपी बिहार में जाओ तो जो शॉल होता है वो ओढ़ा जाता है। ठीक है ना? कश्मीर में क्या होता है कि उसी चादर में छेद कर दी, चादर में सिर डाल दो, आराम से उसे ओढ़ लो, क्लियर है? इससे वो इधर उधर भागता भी नहीं है। तो उस शॉल को कहते हैं पॉन्चो। ठीक है ना? तो पहाड़ी इलाके में बहुत यूज होता है। ठीक है, यहाँ पूछा है, फार्मर इन हिमाचल प्रदेश वियर अ थिक वुलन poncho while working in his apple orchard. What is the main purpose of this clothing? हिमाचल प्रदेश में एक इंसान पॉन्चो नाम का कपड़ा पहनता है जो कि ऊनी है, और वो उस वक्त तब लेता है, तब पहन रहा होता है जब वो एप्पल के ऑर्चर्ड में, एप्पल के बाग में होता है वो। तो एप्पल का पॉन्चो वर्ड का मीनिंग क्या है? देखो, इसका काम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड विंड, ठंडी हवाओं से बचाने के लिए हम पॉन्चो कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। बस सिंपल है कि पहाड़ी इलाके में शॉल में या किसी भी चादर जैसे ब्लैंकेट टाइप के उसमें छेद होना, जिसको पहनना सर्दी से बचाने के लिए। ठीक है, व्हाट विल द पॉन्चो बी मोर यूजफुल फॉर रेगुलर रेनकोट ड्यूरिंग द हैवी मानसून रेन? ये भी बहुत सवाल है। देखो, जैसे आपने पॉन्चो सर्दी वाले इलाके लिए देखा है, वैसे ही पॉन्चो जो आपका अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, वहां पर भी पॉन्चो होता है, पर वहां पर ये पॉन्चो रेनकोट फॉर्म में होता है। देखो, आपने नोटिस किया होगा रेनकोट पहनना बहुत मुश्किल होता है, पर पॉन्चो का पहनना बस नहीं है, सीधे सिर डालो, सीधे उसे पहन लो, खत्म कर लो। तो पॉन्चो का इस्तेमाल रेनकोट फॉर्म में भी होता है। यहाँ पर आपको देखना है बी। ठीक है ना? अगर हो सके तो कभी भी आप रेनकोट ना खरीदे, पॉन्चो खरीदे। पॉन्चो नॉर्थ इंडिया में फेमस कम है, पर मिल जाता है आराम से। चले आगे, चलो जी आगे चलते हैं ना। अगला है फ्लैटस। फ्लैटस, फ्लैटस वर्ड का मतलब क्या होता है? गैस रिलीज फ्रॉम द डाइजेस्टिव। देखो, पार्ट को ही फ्लैटस बोलते हैं, पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लैक्स। ठीक है ना?
तो अब जरा यहाँ पर देखो रहा, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। एक डॉक्टर ने एडवाइस किया है पेशेंट को कि सर्टेन फूड को अवॉइड करो, जिससे डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट जो हो रही है तुम्हें खाने के बाद, जो डाइजेस्ट करने में खाने में दिक्कत हो रही है, वो ना हो। ठीक है ना? विच फूड कॉम्बिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू कॉज द प्रॉब्लम, इनमें से कौन सी प्रॉब्लम इन इसे कॉज कर सकती है? अब ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना? अब साइंस का जब जीके सीरियस में अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये कैसे आएगा? अ पेशेंट सॉरी अ डॉक्टर एडवाइस पेशेंट बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम फॉर्टस। क्या लिखा होगा? फॉर्टस। अब फॉर्टस का मतलब आपको नहीं पता, फाट, तो भैया आप दिक्कत हो जाएगी। तो डॉक्टर ने कहा कि आप ये चीजें खाओ। डॉक्टर ने किस चीज को एडवाइस करा होगा कि आप ये चीजें खाओ जिससे आपको फास्ट करने की प्रॉब्लम, मतलब पाद मारने की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो सके। ठीक है, अभी जीके का क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है, जीके का। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? दाल और कैबेज। अगर आप दाल कैबेज खाओगे तो जो आपके पाद मारने की शक्ति है वो आपकी चली जाएगी और आप चैन से नहीं जी पाओगे। अगला देखिए जरा, क्वेश्चन है विच ऑफ दीज वुड बी साइंटिफिकली वैलिड सॉल्यूशन फॉर समवन एक्सपीरियंसिंग फ्रीक्वेंटली डाइजेस्टिव गैस इशू। ये भी आपका साइंस का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या होता, गैस की जगह क्या लिखा होता? वाटस। ये ऐसा लिखा हुआ आएगा। मैं बार बार आपको चीजें ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि अब यूपीएससी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, वो ऐसे ही गंदे गंदे शब्द का इस्तेमाल करता है ना। तो भैया किन चीजों का मतलब इसने पूछा, विच ऑफ दीज वुड बी साइंटिफिकली वैलिड, इनमें से कौन सी चीजें साइंटिफिकली सही होंगी फॉर अ सोल्यूशन, उस सोल्यूशन के जिसमें एक इंसान को पाद मारने की बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आदत है। ठीक है ना? कि भैया वो कोल्ड ड्रिंक बहुत पिए, एंटासिड रेगुलरली ले। एंटासिड समझते हो? अरे इनो, इंक्रीजिंग प्रोबायोटिक इनटेक। ठीक है ना? या अवॉइडिंग ऑल फाइब्रस फूड। तो भैया इसका आंसर क्या है यहाँ पर? सी, प्रोबायोटिक चीजें लेना। ठीक है ना? अब प्रोबायोटिक क्या होता है? प्रोबायोटिक ऐसी चीजें होती है जिसमें जो गट में जो बैक्टीरिया होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया बनते हैं, जिसकी वजह से जो डाइजेशन करने में मदद करते हैं। ठीक है ना? इसलिए प्रोबायोटिक चीजें ली जाती है। ठीक है ना? याद रखना बेटा, ये साइंस का क्वेश्चन है, प्लीज इसे ध्यान रखना। यहाँ पर गैस का क्या लिखा हुआ था? फार्टस। ठीक है ना? ये आया है यूपीएससी में, आईएएस में आया है। ये डराने वाले काम सारे आईएएस में ही होते हैं। ठीक है, चलिए ओके। अगला वर्ड देखो। अच्छा, अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस कराते जा रहा हूँ आपको लगता होगा यार सर, मतलब लैंग्वेज टफ कर देते हैं यूपीएससी वाले, घुमा देते हैं, जिसकी वजह से हमें टफ लग रहा होता है। एक्चुअली में वो होता नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप सही समझे, अगर आप मेरी बातें पकड़ लिया आपने, तो आपने बिल्कुल सही समझा है। ठीक है ना? अगला देखिए, मेट्रॉन। मेट्रॉन क्या होता है? एक ऐसी औरत जिसकी बहुत इज्जत होती है। ठीक है ना? एक ऐसी औरत जिसकी बहुत इज्जत होती है, उसे हम कहते हैं मेट्रॉन। जैसे अगर कोई सूबेदार साहब है, ठीक है ना, तो उनकी इज्जत होगी। ठीक है, पर अगर मैं कोई सूबेदार, कोई लेडी ऑफिसर होती, तो मुझसे हम कहते हैं मेट्रॉन, सीधा मेट्रॉन। अब कोई नर्स होती है, बहुत पुरानी नर्स होती है, तो उसकी बहुत इज्जत होती है, तो मेट्रॉन कह देते हैं। स्टाफ नर्स को कह देते हैं, लेडी नर्स को कहते हैं मेट्रॉन। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वुड मोस्ट लाइकली होल्ड द टाइटल ऑफ मेट्रॉन, उसमें वो टाइटल होल्ड करता है मेट्रॉन का। तो मेट्रॉन वहां पर किसके लिए इस्तेमाल हुआ होगा? जो सबसे सीनियर मोस्ट नर्स होगी उसके लिए इस्तेमाल होगा। बहुत कॉमन है मेट्रॉन हॉस्पिटल में इस्तेमाल करना। ठीक है ना? जैसे वहां पर आप किसी ऑफिस में बोलते हो सीनियर ऑफिसर है, वहां पर सीनियर ऑफिसर नहीं बोला जाता, वहां बोलते हैं मेट्रो। आगे देखिएगा, अ विलेज पंचायत मीटिंग, व्हाई माइट एल्डर्स रेफर टू एन ओल्डर वुमन एज अ मेट्रॉन। एक विलेज की पंचायत की मीटिंग हुई, वहां पर जो काफी बुजुर्ग औरतें थी, इज्जतदार, उनको मेट्रॉन शब्द से संबोधित करा गया। तो मेट्रॉन शब्द का मतलब क्या है? इसका आंसर है बी, एक औरत की इज्जत होना क्योंकि वो बहुत ही सीनियर है। रकस, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो नॉइज हो रही है ना, तो एक्चुअल में बोल रहा है नॉइज, एक नॉइज जो बार बार हो जा रही हो जा रही हो जा रही, उसे हम कहते हैं रकस। ग्राइंडिंग की वजह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो भैया पत्थर तोड़े जा रहे हैं, तो भैया रकस, साउंड इज रकस। आगे देखो जरा, बस क्वेश्चन देखो जरा रकस का। देखो, चूज द वर्ड दैट इज द क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द रकस। जो रकस के बहुत ज्यादा क्लोज हो वो मीनिंग बताइए जरा आप। तो वो साइलेंस होगा, कमोशन होगा, एग्रीमेंट होगा, स्टिलनेस होगी। तो होगा कमोशन, शोर मचाने को कमोशन कहते हैं। इन विच सिचुएशन इज रकस मोस्ट लाइकली टू हैपन? रकस कब होता है, ठीक है ना, कब मोस्ट लाइकली टू हैपन होता है? क्लासरूम में होता है, कोर्ट रूम में होता है,
मार्केट वेयर 2 वेंडर्स होते हैं, एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते हैं, वहां होता है या लाइब्रेरी में होता है, तो वहां से क्या हुआ सी। जब 2 वेंडर, वेंडर मतलब दुकानदार चिल्ला रहे होते हैं, वेंडर नहीं होता तो लिख लीजिए चिल्ला रहे होते हैं। तो ये था हमारा एंड। और आपको ये बात समझना पड़ेगा, अगर आपको इसकी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको कहाँ से मिलेगी, और टेस्ट चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा टेलीग्राम से। और ध्यान रखना है कि इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दूसरी बात ये यार, हम क्लास रेगुलरली लेकर आते हैं, हम क्लास मिस भी नहीं करते। क्लास होती है ट्यूसडे, वेनसडे एंड सैटरडे को, हर 3 दिन आपकी क्लास इंग्लिश की होती है, क्लियर है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इन क्लासेस को मिस ना करें। और बाकी दिन देखिए, मंडे आपका हो गया, 1 मिनट, मंडे तो हो गया, मंडे के बाद थर्सडे, और थर्सडे के बाद संडे, इन 3 दिन हमारी क्लास होती है मैथ्स की, ठीक है। तो भैया प्लीज मेक श्योर आप रेगुलरली रेगुलरली आओ और रेगुलरली इसे देखो, तभी मजा आएगा यार, तभी मन बनता है कि हाँ चलो यार कुछ करना है, ठीक है ना। मेक श्योर यू कम टू द क्लास एंड वी विल मीट, ठीक है ना। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और याद रखो सभी क्लासेस आपके लिए एकदम फ्री हैं, एकदम फ्री। तो बस आपको आना है, पढ़ना है, और हम आपको पता तो लगेगा यार क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।